हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का पहला लेक्चर कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह पहला लेक्चर रहेगा क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा हार्ड है इस बार। तो हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था। जैसे थर्ड सेमेस्टर में दिया था खरीफ क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो हमने खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था, उसका ऑरिजिन पढ़ा था, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, सॉइल, क्लाइमेट, वैरायटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, यील्ड, ये सब पढ़ा था ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ ये सब नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आप लोग ऑरिजिन, पोलिनेशन, ठीक है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों को पढ़ना है ब्रीडिंग मेथड। तो इस इन सभी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। तो चलिए देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाएगा जो भी बताया जाएगा। तो ये पहला लेक्चर होने वाला है कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पैडी के बारे में। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, जो कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं और आप लोग पता भी होगा। तो चावल का बोटेनिकल नेम या धान का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली है इसकी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। देखिए, इसमें क्रोमोसोम लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब यह है कि हम लोग फसल का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। कोई भी क्रॉप, जैसे हमने धान को लिया, ठीक है, तो धान को हम और अच्छा कैसे बनाएंगे, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, उसका उन्नयन कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमें उसके लिए क्रोमोसोम नंबर जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्रोमोसोम नंबर आप लोग सभी क्रॉप में लिखिएगा और जरूर लिखिएगा। तो राइस का बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा, फैमिली होती है ग्रेमिनी या पोएसी, क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 24। पोलिनेशन की बात करें तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है, स्व परागण होता है, पर परागण नहीं होता है। तो स्व परागण और पर परागण क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो राइस में क्या होता है? स्व परागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसका ऑरिजिन है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा या साउथ वेस्ट एशिया इसे बोल सकते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये इसका बेसिक हो गया। इसका बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेमिनी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24, ऑरिजिन है इसका इंडो बर्मा। पोलिनेशन की बात करें तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। यह क्लिस्टोगैमी है, ठीक है। राइस जो है या धान जो है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब यह है कि फ्लावर हमेशा बंद हो तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, ठीक है। अब बात आती है फ्लावर, फ्लावर टाइप या फ्लावर। तो फ्लावर इसका इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है इसको भी जान लीजिए। ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग में से एक भाग अनुपस्थित हो। ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग में से एक भाग अनुपस्थित हो। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पुष्प के चार भाग क्या होते हैं। तो यह हो गया फ्लावर टाइप या फ्लावर। तो राइस जो होता है, पैडी जो होता है, इसका फ्लावर इनकम्प्लीट होता है। स्पीसीज रिलेशनशिप की बात करें तो चावल में 24 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 2 ही कल्टीवेटेड है। चावल में 24 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 2 ही कल्टीवेटेड, मतलब 2 ही की खेती की जाती है, ठीक है। एक तो ऐसा है जिसका खेती सिर्फ अफ्रीका में किया जाता है, और एक ऐसा वैरायटी है जिसका पूरे वर्ल्ड में खेती किया जाता है, मतलब हर जगह भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चावल का बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली है ग्रेमिनी या पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24, ऑरिजिन है इंडो बर्मा या साउथ वेस्टर्न एशिया। पोलिनेशन इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ये क्लिस्टोगैमी है। उसका हम लोगों ने फ्लावर को देखा कि ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, क्योंकि इसके चारों भाग में से एक भाग अनुपस्थित है। स्पीसीज रिलेशनशिप में हमने देखा कि चावल में 24 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 2 कल्टीवेटेड है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू पूछता है कि चावल का प्रजनन, चावल के या धान के प्रजनन का उद्देश्य क्या है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूव्ड। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूव्ड मतलब चावल के प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो, क्वालिटी जो गुणवत्ता उसमें क्या हो, सुधार हो, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। तो चावल का पहला उद्देश्य यही है, चावल का उद्देश्य यह है कि इसके गुणवत्ता में सुधार हो, इंप्रूवमेंट हो इसके गुणवत्ता में। दूसरा है ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। चावल के प्रजनन का उद्देश्य है कि इसके इसमें उपज ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, ठीक है, हायर यील्ड प्राप्त हो। मतलब जैसे हमारा इस समय 1 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि हम लोग चावल की बुआई कर रहे हैं तो कितना उत्पादन होता है, मान लीजिए 50 से 60 कुंटल होता है, ठीक है, 50 से 60 कुंटल।
धान का उत्पादन होता है। कितना में? 1 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो हम कुछ ऐसी वैरायटी लाएंगे ब्रीडिंग के माध्यम से जो कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 60 से 70 क्विंटल हम लोगों को उपज, यही होता है क्या? ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड, मतलब अधिक उपज के लिए तैयार करना। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले चावल को तैयार करना। तो ये 2 पॉइंट हो गया, आगे चलते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट बताया था ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसी का कुछ पॉइंट है, जिसमें पहला है कुकिंग क्वालिटी। कुकिंग क्वालिटी का मतलब है कि जो भी राइस का ग्रेन है, राइस का ग्रेन मतलब अनार, धान का जो भी दाना है, ठीक है, वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, मतलब स्टिकी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सूखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चिपचिपा हो, ठीक है। अगला मिलिंग क्वालिटी, भूसा व दाना अलग अलग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक दाने प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है मार्केट क्वालिटी, तो इसका शेप, साइज और कलर अच्छे होने चाहिए और एक समान होने चाहिए, ठीक है। यदि शेप, साइज और कलर एक समान होंगे तो इसके अच्छे भाव मिलेंगे, इसीलिए बोला गया है कि एक समान होने चाहिए इसके शेप, साइज और कलर। तो यह था कुछ बेसिक पॉइंट जो कि हमने अभी 2 पॉइंट से भी देखा है। जिससे पहला हम लोगों ने देखा कि जो चावल है इसके क्वालिटी में क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना। जिसमें पहला पॉइंट है कुकिंग क्वालिटी, जिसमें राइस का ग्रेन जो स्टिकी है, राइस ग्रेन स्टिकी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा मिलिंग क्वालिटी, भूसा दाना अलग अलग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक दाने प्राप्त हो। तीसरा हम लोगों ने देखा मार्केट क्वालिटी, जिसमें शेप, साइज, कलर अच्छे होने चाहिए और एक समान होने चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इसका मतलब है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस का रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम लोग इसका प्रजनन करेंगे, ठीक है। ब्रीडिंग करेंगे किसके लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, कि जो भी चावल का वैरायटी है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब उसके अंदर रोग न लगे, रोग के खिलाफ हो जाए, ऐसी उसके अंदर क्षमता पैदा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रीडिंग करेंगे। तो ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, जिसमें पहला है ब्लास्ट डिजीज के लिए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, राइस टुंग्रो वायरस, स्टेम रॉट इटीसी। तो ये सब क्या है? ये सब डिजीज किसके? पैडी के, राइस के डिजीज है, जिनसे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रीडिंग के माध्यम से इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अगला है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो हमने वहां पर देखा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, यहाँ पर देखेंगे कीट प्रतिरोधक क्षमता के लिए, मतलब ऐसा प्रजनन के द्वारा ऐसा वैरायटी तैयार करेंगे जिसके अंदर कीटों का जो प्रकोप है वह न के बराबर हो जाए, ठीक है। जिसमें कौन कौन से कीट लगते हैं? ब्राउन प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, स्टेम बोरर, गंधी बग, राइस मिली बग, ब्राउन प्लांट बग आदि, ठीक है। तो यह हो गया 5 पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड, ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, जिसमें मैंने कुछ डिजीज के नाम भी बताए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। अब चलिए देखेंगे फॉर सोर्स ऑफ ड्राइविंग जीन इन राइस, फॉर सोर्स ऑफ ड्राइविंग जीन इन राइस, चावल के बौने प्रजाति के जीन के लिए हम लोग इसका ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। चावल जो है इसके बौने प्रजाति के जीन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रजनन करेंगे। अगला है फॉर ड्राई लैंड कल्टीवेशन, तो जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र में खेती के लिए हम लोग वैरायटी तैयार करेंगे। अगला है फॉर वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सोइंग, हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे प्रजनन के माध्यम से जो डायरेक्ट बुआई के लिए सुटेबल हो। डायरेक्ट बुआई मतलब जैसे हम लोग अभी धान की रोपाई कैसे होता है, तो पहले धान के एक क्या किया जाता है? नर्सरी तैयार किया जाता है, नर्सरी तैयार करने के बाद धान की बुआई होती है ना, रोपाई होती है। ऐसा ना करके हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो डायरेक्ट बुआई के लिए सुटेबल हो और डायरेक्ट बुआई से भी अच्छा उत्पादन देता हो। ऐसी वैरायटी तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रीडिंग करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है फॉर अर्ली मैच्योरिटी, हम ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे प्रजनन के माध्यम से जो कि अर्ली मैच्योर हो जाए, मतलब जल्दी से पक जाए। अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अबायोटिक स्ट्रेस मतलब समझिएगा आप लोग, इसे हिंदी में बोलते हैं अर्जन प्रतिबल रोधिता। अर्जन प्रतिबल रोधिता मतलब अबायोटिक स्ट्रेस मतलब इसके अनुकूल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे ड्राट हो गया, तो ऐसी हम लोग वैरायटी तैयार करेंगे जो सूखे में भी बुआ जा सके, ठीक है। कोल्ड, जो ठंडी में भी उसका प्रकोप न हो। एल्कलिनिटी एंड सलाइनिटी, मतलब इसका मतलब लवड़ी और क्षारीयता मिट्टी का भी इसके ऊपर प्रकोप न हो, ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे। अगला है वाटर लॉगिंग, तो जलमग्न रोधिता मतलब जलमग्न जो कि जल में भी उसकी बुआई कर सके, हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे। तो यही ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है, यही ब्रीडिंग का उद्देश्य है। चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका पहला लेक्चर है, और ये ऐसा मैं लेक्चर आप लोग दे रहा हूँ, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसका एक बार फिर से ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है जल्दी जल्दी। पहला इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है कि ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड, अधिक उपज के लिए प्रजनन। दूसरा है ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के लिए ब्रीडिंग। जिसमें पहला हम लोगों ने देखा कुकिंग क्वालिटी। कुकिंग क्वालिटी हमने देखा कि राइस का जो ग्रेन है, चावल का जो दाना है वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। मिलिंग क्वालिटी हमने देखा भूसा व दाना अलग अलग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक दाने प्राप्त हों। उसके बाद हमने देखा मार्केट क्वालिटी, शेप साइज कलर अच्छे होने चाहिए और समान होने चाहिए। उसके बाद है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन। मतलब हम लोग ब्रीडिंग के माध्यम से ऐसा वैरायटी तैयार करेंगे जो रोग प्रतिरोधी हो, जिसके अंदर रोग न के बराबर लगता है। जिसमें कौन कौन से डिजीज लगते हैं, ब्लास्ट बैक्टीरिया, लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया, लीफ स्पॉट, राइस टुंगरो वायरस, स्टेम रॉट आदि डिजीज लगते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका प्रजनन का उद्देश्य है कि ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कीट प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो कीट के प्रति प्रतिरोधी हो, जिसमें ब्राउन प्लांट होपर लगता है, ग्रीन लीफ होपर लगता है, स्टेम बोरर, गंधी बग, राइस मिली बग, ब्राउन प्लांट बग आदि इंसेक्ट लगते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जिनके अंदर ई या न के बराबर लगे। अगला पॉइंट है फार सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन राइस, तो चावल के बौने प्रजाति के जीन के लिए हम लोग इसका प्रजनन करेंगे। उसके बाद है फार वैरायटी फॉर ड्राईलैंड कल्टीवेशन, इसका मतलब यह है कि सूखे क्षेत्र में बुआई के लिए हम लोग वैरायटी तैयार करेंगे। अगला पॉइंट है फार वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सोइंग, मतलब हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जिसका हम लोग डायरेक्ट बुआई कर सके। नहीं तो इस टाइम क्या करते हैं, डायरेक्ट बुआई नहीं करते, नर्सरी तैयार करके बुआई करते हैं। अगला पॉइंट है फॉर अर्ली मैच्योरिटी, जल्दी परिपक्वता के लिए ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो जल्दी परिपक्व हो जाए। उसका रेजिस्टेंस फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो अबायोटिक स्ट्रेस में भी अच्छा उत्पादन दे सके, अच्छी तरीके से रह सके। इसमें ड्राट, कोल्ड, एल्कलिनिटी एंड सलाइनिटी, मतलब लवणीयता एवं क्षारीयता में भी उपयुक्त हो, वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी उपयुक्त हो, ठीक है। तो यह था आप लोगों का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। आगे देखेंगे ब्रीडिंग मेथड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100%, आप लोग नोट कर लीजिए 100% आएगा, ठीक है। राइस 100% आएगा। ब्रीडिंग मेथड देखिए, ब्रीडिंग मेथड मतलब है प्रजनन विधियां, ठीक है, जिसमें हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं इसके बाद आप लोग कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट को हम लोग को सिर्फ देखना रहेगा, तो हम लोग इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं देखेंगे। ऐसा तो देखने के लिए तो बहुत सारा इसमें ब्रीडिंग होता है, पेडिग्री मेथड, तो ऐसे ऐसे तमाम विधियां हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्योर लाइन, प्लांट इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग, उसके बाद हेटेरोसिस ब्रीडिंग, बस इसके बाद कुछ नहीं देखेंगे। 4-5 ब्रीडिंग का मेथड देखेंगे बस। जिसमें पहला है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन को मैंने आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, 3rd सेमेस्टर प्लांट ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट था, आप लोग यदि उसको पढ़े रहेंगे ना तो आप लोगों का क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप जो है सबसे अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसका प्लांट ब्रीडिंग का ही दिया है, सब कुछ प्लांट ब्रीडिंग का है, ठीक है। तो ब्रीडिंग मेथड में हम लोग पढ़ेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, तो अब बताएंगे नहीं, सिर्फ चलिए चलते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने प्योर लाइन सिलेक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ा था, इसमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा सिर्फ जानना है प्योर लाइन सिलेक्शन को। तो चलिए देखते हैं। तो धान की सबसे अधिक किस्में जो होती है वो प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा ही निकाली जाती हैं। धान की जो सबसे अधिक किस्म होती है, सबसे अधिक वैरायटी होती है, वह प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा ही निकाली जाती है। यह थ्योरी जॉनसन ने दी थी। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। धान की सबसे ज्यादा जो वैरायटी होती है वह प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा ही निकाली जाती है, यह थ्योरी जॉनसन ने दिया था। होमोजाइगस और होमोजीनियस लाइन को प्योर लाइन कहते हैं, ठीक है। होमोजाइगस और होमोजीनियस लाइन को प्योर लाइन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसकी देखिए कुछ वैरायटी। चावल में प्योर लाइन से विकसित कुछ किस्में हैं, जैसे SR26B। SR26B यह लवणता रोधी है, ठीक है। उसके बाद FR43B, यह बाढ़ सहिष्णु, मतलब ड्राट टॉलरेंस इसके अंदर होता है, मतलब बाढ़ को सह सकता है। यह काफी लोकप्रिय किस्में हैं दोनों, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी पूछ देता है एक नंबर में कि 2 लवणता रोधी वैरायटी के नाम बताओ धान के, तो एक हो गया आप लोगों को SR26B, बाढ़ सहिष्णु पूछ दिया तो FR43B, दोनों को याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। ये काफी दोनों लोकप्रिय किस्म हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया था। प्लांट इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऐसी वैरायटी जो वहां पर उगाना जहां पर उसे पहले कभी नहीं उगाया गया हो, उसे बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, याद होगा आप लोगों को। तो यह पादप प्रजनन का सबसे साधारण तरीका होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन जो होता है पादप प्रजनन का, प्लांट ब्रीडिंग का सबसे आसान तरीका होता है, साधारण तरीका होता है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में उस जाति को उगाना
जहां पर पहले उसे कभी नहीं उगाया गया हो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे क्षेत्र में उस जाति को उगाना जहां पर पहले उसे कभी नहीं उगाया गया हो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वैरायटी है जो अमेरिका में है, ठीक है, वो भारत में कभी नहीं उगाया गया है, तो अमेरिका से लाकर भारत में उगाने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रोसेस को बोला था प्लांट इंट्रोडक्शन। तो कहीं से कहीं पर मतलब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से लखनऊ में लेकर जाना, लखनऊ में एक ऐसी वैरायटी है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो लखनऊ से उत्तर प्रदेश में वैरायटी लाने की प्रक्रिया को बोलेंगे क्या, प्लांट इंट्रोडक्शन। तो चावल की IR 8 से IR 72 तक की किस्में प्राइमरी इंट्रोडक्शन पर विकसित की गई हैं। ठीक है, चावल की IR 8 से IR 72 तक की जो भी किस्में हैं वह प्राइमरी इंट्रोडक्शन के द्वारा ही विकसित की गई है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन के द्वारा ही विकसित की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी IRRI द्वारा विकसित की गई है। IRRI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मनीला फिलीपींस में स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है IRRI। ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। CH 1039 को चीन से कश्मीर में इंट्रोडक्शन के द्वारा लाया गया था, प्लांट इंट्रोडक्शन के माध्यम से पादप पुनर्स्थापन से। नोरिन 18 को जापान से हिमाचल प्रदेश में लाया गया था, ठीक है, पुनर्स्थापन के माध्यम से। तो यही है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा कि यह जो होता है पादप प्रेरण का सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया, देखिए जो प्लांट इंट्रोडक्शन इसको हिंदू बोलते हैं पादप पुनर्स्थापन, मतलब किसी भी पादप का पूरा स्थापन करना, किसी ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पूरा स्थापित करना जहां पर उसे पहले कभी नहीं बोया गया हो, जहां पर वह पहले कभी नहीं गया हो उस स्थान पर। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने आप लोग बताया कि चावल की IR 8 से लेकर IR 72 तक की जो भी किस्में हैं वह प्राइमरी इंट्रोडक्शन द्वारा विकसित की गई हैं। उसके बाद ये सभी जो भी किस्में यह IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई जो मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद मैंने आप लोग बताया कि CH 1039 को चीन से कश्मीर में पूरा स्थापित किया गया था। नोरिन 18 को जापान से हिमाचल प्रदेश में स्थापित या पूरा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। देखिए पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा जो चावल होता है, राइस होता है, इसके अंदर डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक इंटर हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमारा जो राइस होता है इसके अंदर डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो अभी क्या होता है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, उसको देखेंगे। ओराइजा सटाइवा एक जंगली स्पीसीज है, सॉरी ओराइजा सटाइवा का जंगली स्पीसीज से संकरण मुख्य रूप से रोग रोधिता के स्थानांतरण के लिए किया गया है। इसलिए देखिए जो इसमें डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन किया गया राइस किस लिए किया गया है, तो ओराइजा सटाइवा का जंगली स्पीसीज से संकरण मुख्य रूप से रोग रोधिता के स्थानांतरण के लिए किया गया है। रोग रोधिता जो इसके अंदर होती थी उसका स्थानांतरण हो जाए इसके लिए इसके अंदर जंगली स्पीसीज से संकरण किया गया है। जैसे ओ निवारा से टुंगरो रोधिता आदि। ठीक है, ओ निवारा से टुंगरो रोधिता आदि इसका एक उदाहरण है। तो आप जान लीजिए कि डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो एक ही जीनस की दो अलग अलग प्रजातियों का, एक ही परिवार की दो अलग अलग प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग को दूरस्थ संकरण कहा जाता है। ठीक है, एक ही जीनस की दो अलग अलग प्रजातियों, मतलब जीनस एक रहेगा लेकिन उसकी प्रजाति जो है वो अलग अलग रहेगी, या तो एक ही परिवार के दो अलग अलग प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग को दूरस्थ संकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दूरस्थ संकरण क्या होता है, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक ही जीनस की दो अलग अलग प्रजाति होगी या एक ही परिवार की दो अलग अलग प्रजाति होगी, इनके बीच क्रॉसिंग को ही बोला जाता है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग उत्परिवर्तन प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन ब्रीडिंग का क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ वह परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाए। ठीक है, वंशानुगत का मतलब अगली पीढ़ी में भी उसका लक्षण दिखाई दे, तो जब इसे फसल सुधार में यूज किया जाता है तो उसे म्यूटेशन ब्रीडिंग बोला जाता है। किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ वह परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो, जब इसे फसल सुधार में यूज किया जाता है तो उसे म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं चावल में म्यूटेशन द्वारा विकसित जो किस्में हैं।
तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, मैंने आप लोग बता दिया कि किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ वह परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाए, तो जब इसे फसल सुधार में यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। चावल में म्यूटेशन द्वारा विकसित कुछ किस्में देखेंगे, जैसे ADT41 में इसके जीनोटाइप में अचानक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद यह बन गया बासमती 370। उसके बाद इसमें अचानक परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन ब्रीडिंग के माध्यम से जगन्नाथ वैरायटी बनाई गई। ये सब देखिए वैरायटियां हैं, ठीक है। उसका जगन्नाथ से परिवर्तन होकर क्या हो गया T141। तो यह सब म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा विकसित की गई किस्में हैं। ADT41 बासमती 370 से जगन्नाथ से T141। तो याद रखिएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाए, जब इसे फसल सुधार में यूज किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे हेटेरोसिस ब्रीडिंग। तो हेटेरोसिस क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि जब किसी दो वैरायटी का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 है वो अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर हो जाए, तो उसी को बोला जाता है क्या, हेटेरोसिस, ठीक है। तो F1 का अपने जनक से उत्कृष्ट होना, F1 का फर्स्ट जनरेशन का अपने जनक से उत्कृष्ट होना, सुपीरियर होना, क्या बोलता है, हेटेरोसिस। किसी भी एक लक्षण में सुपीरियर हो सकता है, ऐसा नहीं कि सभी लक्षण में हो, ठीक है। यदि हेटेरोसिस ब्रीडिंग का आधा पूछ दिया तो कहेंगे किसी भी एक लक्षण में अपने पेरेंट से F1 का उत्कृष्ट होना हेटेरोसिस ब्रीडिंग कहलाता है। विश्व में संकर धान F1 का सफलतापूर्वक विकास एवं उपयोग चीन द्वारा सबसे पहले किया गया था, ठीक है। विश्व में संकर धान का सफलतापूर्वक विकास एवं उपयोग सबसे पहले चीन द्वारा किया गया था। चीन द्वारा प्रथम संकर धान का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन 1976 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, चीन द्वारा प्रथम संकर धान का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन 1976 में शुरू किया गया था। अगला है, चावल में संकर किस्में विकसित करने हेतु नरबंधता का यूज किया जाता है, ठीक है। नरबंधता क्या होता है, मैंने आप लोग बताया था कि जब किसी पुष्प के पराग निर्जीव निष्क्रिय होते तथा मादा एवं सजीव सक्रिय होते हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। तो चावल में जो संकर है वह विकसित करने हेतु नरबंधता का यूज किया गया था। इसमें साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया गया था, ठीक है। कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता का यूज किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, मैंने आप लोग पढ़ाया था ये सब। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे अब इम्प्रूव वैरायटी। बस यही इम्प्रूव वैरायटी जो होगा लास्ट पॉइंट रहेगा। तो इसी कुछ इम्प्रूव वैरायटी जैसे बाला, N22, गोविंद, नरेंद्र 1। अर्ली ड्यूरेशन वाली जो वैरायटी है जो 100 से 120 दिन में हो जाती है वह है गोविंद, प्रसाद, मनोहर, साकेत, रत्ना, पूसा 33। देखिए सब अर्ली वैरायटियां हैं धान की। और जो इम्प्रूवमेंट वैरायटी हैं, इम्प्रूवमेंट वैरायटी और सिंपल वैरायटी में बहुत अंतर होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं मीडियम ड्यूरेशन। तो मीडियम ड्यूरेशन का मतलब है कि 120, यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, 120 से 140 दिन वाली जो वैरायटी उसको बोला जाता है। तो IR8, IR24, जया, सीता, सरजू 52 बहुत फेमस है। सरजू 52 अब तो मान लीजिए नहीं चल रहा है, लेकिन पहले सरजू 52 जो था बहुत ही प्रचलित था। तो यह मीडियम ड्यूरेशन वाला 120 से 140 दिन वाला है। अर्ली ड्यूरेशन वाला है 100 से 120 दिन वाला। आगे देखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो है वह मोर देन 140, मतलब 140 दिन के ज्यादा वाली जो वैरायटी होती है उसको रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन वाला। तो जिसमें क्रॉस 116 और टाइप 9 का यूज किया था। और भी वैरायटियां जिसे मैंने 2 ही लिया, ठीक है। तो यह था आप लोगों का कल्टीवेशन ऑफ राइस, जो कि आप लोगों को क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप में पढ़ना है इसी प्रकार से। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का पूरा जो भी सिलेबस में दिया सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।